हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 2 दिसंबर और शुरू करते हैं फिल्म से स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर है। क्या न्यूज़ में है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी। उसमें यह बताया गया था कि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? गोदावन। तो इनकी जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है। ठीक है, तो इनकी संख्या को बचाने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जनहित याचिका ये लगाई गई थी कि सरकार को इनके कंजर्वेशन के और ज्यादा स्टेप लेना चाहिए। अगर अभी अभी हम इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होगी? समवेयर अराउंड 58 टू 200। मतलब ये पूरा वर्ल्ड वाइड इनका पॉपुलेशन है। मतलब कभी भी ये जो प्राणी है ये एक्सटिंक्ट हो सकता है, क्योंकि आईयूसीएन की कैटेगरी में भी इसे क्रिटिकल इंडेंजर के कैटेगरी में रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जैसे एक समय में था कि 1973 में जब हमारे टाइगर की पॉपुलेशन लगातार कम हो रही थी, तब 1973 में क्या किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। और आज देखिए हम लोग टाइगर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे इंडिया में है। तो वैसा ही कुछ प्रोजेक्ट हमें इस गोदावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए भी लॉन्च करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि हमें ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहिए ताकि इनका कंजर्व किया जा सके, उनकी संख्या बढ़ाई जा सके और गवर्नमेंट को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। अगर हम इसके नाम को देखें तो इसका नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ये अभी फिलहाल 200 के आसपास इनकी पॉपुलेशन है। हाइट इनकी 100 सेंटीमीटर के अराउंड है। इनका जो वेट होता है 15 से 18 किलोग्राम के आसपास होता है। अगर स्टेटस देखें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो भारत का है 1972 का, उसमें इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। मतलब इसको अटमोस्ट प्रोटेक्शन दे रखी है। इसके अलावा जो साइट्स होती है कन्वेंशन, उसमें इसे अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। इसका मतलब इसका बिल्कुल भी ट्रेड नहीं हो सकता है। और आईयूसीएन में इसे क्रिटिकल इंडेंजर में रखा है। और इसके लिए एक नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में भी इसे शामिल किया गया है। अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो ये कहाँ मिलता है? ये वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ पार्ट्स जो पाकिस्तान में, वहां पे भी इसे देखने को मिलता है। बेसिकली थार डेजर्ट में पाया जाता है ये। और उसकी जो अगर पॉपुलेशन देखें तो राजस्थान और गुजरात में सबसे ज्यादा इसकी पॉपुलेशन है। अब इसका कंजर्वेशन इशू क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी हंटिंग बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, खासकर पाकिस्तान में इसकी हंटिंग बहुत देखने को मिल रही है। और अभी जो पीआईएल लगी है वो इसलिए लगी है कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स है, खासकर जो राजस्थान और गुजरात में, वहां से इलेक्ट्रोक्यूट हो रहे हैं। तो जनहित याचिका में ये डिमांड की गई थी कि एटलीस्ट इनकी संख्या बचाने के लिए जो हमारे जो खंभों के जो वायर जाते हैं, इन्हें एटलीस्ट ग्राउंडेड करके कर दिया जाए, या फिर जो बर्ड डाइवर्टर होते हैं वो लगाया जाए ताकि इनकी संख्या एटलीस्ट यहाँ इलेक्ट्रिक वायर से डेथ ना होने पाए। दूसरा क्या है, एक तो हैबिटेट लॉस हो रहा है इनका, क्योंकि बहुत ज्यादा जो लैंड होता है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता जा रहा है। इरिगेशन हो रही है, रोड हो रही है, इलेक्ट्रिक पोल्स लग रहे हैं, तो इनका जो हैबिटेट लॉस है वो देखा जा रहा है। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उस पर पहले भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रखे, तो इस पर क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, तो हमें इससे पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज मणिपुर संगाई फेस्टिवल को लेकर है। अभी मणिपुर संगाई फेस्टिवल क्या है? तो यह जो फेस्टिवल है ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, और मणिपुर का जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है वो इसे सेलिब्रेट करता है अक्रॉस द स्टेट। क्यों? क्योंकि उसका मकसद ये होता है कि जो हमारे स्टेट में, मणिपुर में टूरिज्म बढ़ाया जाए। उसके अलावा जो मणिपुर का जो कल्चर है उसे और ज्यादा सेलिब्रेट किया जाए, उसके बारे में और अवेयरनेस स्प्रेड किया जाए। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट जो है मणिपुर के उसे पॉपुलराइज किया जा सके। तो ये सब पूरा फेस्टिवल में होता है। और 2010 के बाद से इस फेस्टिवल को संगाई फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। संगाई क्यों? क्योंकि संगाई जो है वो मणिपुर का स्टेट एनिमल है। इसे ब्राउ वेंटर डियर भी कहते हैं। अगर हम इसके स्टेटस की बात करें तो ये स्टेट एनिमल है मणिपुर का, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में से शेड्यूल 1 में रखा गया है। उसके बाद ये आईयूसीएन के रेड लिस्ट में इंडेंजर कैटेगरी में ऐसा रखा गया है। अब जो संगाई जो एनिमल है उसका भी लगातार हमने संख्या कम होती जा रही है। क्यों? तो संगाई मिलते कहाँ पे? ये दरअसल जो उनका फुमड़ी जो होता है वो उनका हैबिटेट होता है। फुमड़ी आपको पता है कि जो मणिपुर में केबल लमजाओ नेशनल पार्क है, वहां पे जो लोकटक लेक है, वहां पे आपको एक ग्रीन वेजिटेशन टाइप का एक आइलैंड दिखेगा। जो छोटे छोटे आइलैंड होते हैं ना, उनके ऊपर कुछ ग्रीन ग्रीन वेजिटेशन होते हैं, उसी को फुमड़ी कहा जाता है। तो यहीं पे ये जो संगाई होते हैं ये पाए जाते हैं। पर जब इनकी संख्या कम होने लगती है फुमड़ी की, तो इनकी संख्या भी कम हो जाएगी संगाई डियर की, क्योंकि ये उसी पे फीड कर रहे होते हैं। अब ये फुमड़ी की संख्या क्यों कम हो रही है? एक तो बार बार जो फ्लड आ रहा है उससे भी दिक्कत हो रही है, और दूसरा जो आर्टिफिशियल रिजर्वायर बना रहे हैं तो उससे भी इनकी संख्या कम होती जा रही है। और दूसरा है कि जो नॉन नेटिव प्लांट्स है लाइक पेराग्रास, इनके आने से भी फुमड़ी की संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो ये बेसिकली पूरा प्रीलिम्स का रिगार्डिंग फैक्ट है जो कभी यूपीएससी पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज ज़ोंबी वायरस को लेकर है। के न्यूज में दरअसल फ्रांस के कुछ रिसर्चर थे, उन्होंने ये पाया साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट इलाके से एक वायरस को डिटेक्ट किया जिसकी उम्र लगभग 48,500 साल पुराना वायरस है। इसे ही ज़ोंबी वायरस बताया जा रहा है। तो जैसे हमने देखा कोरोना के जो पेंडेमिक था, पूरे विश्व को इसने चपेट में ले लिया था। सब कुछ सब जगह हमें लॉकडाउन देखने को मिला था। तो डर ये बताया जा रहा है कि ऐसे और भी वायरस साइबेरिया के
जो परमाफ्रॉस्ट इलाका है वहां पर और ज्यादा वायरस होने की संभावना है। जैसे जैसे आपका क्लाइमेट चेंज से टेम्परेचर बढ़ेगा तो परमाफ्रॉस्ट से क्या होगा कि वो मेल्ट होगा, तो वहां पे जो पुराने जितने वायरस जो होंगे वो वापस से एक्टिव हो सकते हैं। तो ज़ॉम्बी वायरस ऐसा कहते हैं जो अभी फिलहाल डोरमेंट हैं बट वो एक्टिव हो सकते हैं, और वो डोरमेंट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक के हो सकते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे ही हमें ज़ॉम्बी वायरस का खतरा और ज्यादा देखने को मिल सकता है। एक ओल्डेस्ट ज़ॉम्बी वायरस बताया जा रहा है पेंडोरा वायरस योडामा को। इसकी उम्र लगभग 48,500 साल पुरानी है, जिसे ही ज़ॉम्बी वायरस का नाम दिया गया है। ये कहाँ मिला है हमें? ये रशिया के यूकातिया में मिला है। तो अगर यूपी से पूछे ज़ॉम्बी वायरस क्या होता है, तो ऐसे वायरस जो फिलहाल डोरमेंट है बट सालों साल तक वो एक्टिव रह सकते हैं और वो बाद में इन्फेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज पेंडोरा वायरस यूडोमा, तो ये एक टाइप का ज़ॉम्बी वायरस है। मतलब ये 48,500 साल पुराना वायरस है जो अभी तक जिंदा है और ये एक्टिव हो सकता है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम को लेकर है। दरअसल हुआ क्या कि जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक नेशनल वर्कशॉप में एड्रेस कर रही थी। तो उस वर्कशॉप का नाम है जनजाति अनुसंधान, अस्मिता, अस्तित्व एवं विकास। तो यहाँ पे उनका ये मानना था कि अगर हम ट्राइबल नॉलेज सिस्टम को इंकॉर्पोरेट करेंगे हमारे मेन स्ट्रीम नॉलेज में, तो उससे हमारे देश को ही फायदा होगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इस बात को एम्फेसाइज करती है कि हमें जो ट्राइबल नॉलेज सिस्टम है उसे और ज्यादा इंटीग्रेट करना चाहिए। अगर हम कुछ फैक्ट की बात करें तो 2011 सेंसस के मुताबिक शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन कितना है? 8.6% है टोटल पॉपुलेशन का, मतलब 104 मिलियन के आसपास। तो हम ट्राइबल किसे मानते हैं? जिनमें कुछ प्रिमिटिव ट्रेड्स पाए जाते हैं, जो ज्योग्राफिकली काफी आइसोलेट होते हैं, उनमें डिस्टिंक्ट कल्चर पाया जाता है, वो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी से इतने ज्यादा कॉन्टेक्ट में नहीं रहते हैं, शाय ऑफ कॉन्टेक्ट रहता है उनमें, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड देते हैं। तो ये कुछ बेसिकली कुछ क्राइटेरिया है। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरिया नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है अगर ये सब क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो हम उसे एसटी का कैटेगरी दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जनरली ये कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो लक्षद्वीप में 94.8% एसटी की पॉपुलेशन है। उसके बाद मिजोरम में है 94%, नागालैंड में 86%, मेघालय में भी 86%, अरुणाचल में 68%। तो हमें इन ट्राइबल नॉलेज सिस्टम को क्यों इंटीग्रेट करना चाहिए? क्योंकि देखो ये एक तरीके का विजडम है जो जनरेशन से चला आ रहा है उनकी सोसाइटी में। आप उनके फोक सॉन्ग्स को देखोगे, फोक थिएटर्स को देखोगे, तो वो आपको बहुत ज्यादा उस जानकारी के बारे में बताएंगे जो शायद मेन स्ट्रीम सोसाइटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, आपको वो बुक्स में नहीं मिलेगी, बट वहां पे जो मिलेगी और वो काफी यूजफुल है। प्रैक्टिकल यूटिलिटीज ऐसे ट्रेडिशनल नॉलेज की काफी ज्यादा होती है। तो ये जो कंटेम्परेरी नॉलेज होता है नेचर से, खासकर कैसे पेड़ों को कंजर्व किया जाता है, कैसे रिवर को कंजर्व किया जाता है, फॉरेस्ट को कैसे बचाया जाता है, तो ये सब ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ट्राइबल लोग सबसे ज्यादा करीब होते हैं फॉरेस्ट के, जंगल के, और जो मेन स्ट्रीम होते हैं वो शहरों में आके बस गए हैं, वो अपना नॉलेज बुक से ले रहे होते हैं, गूगल से ले रहे होते हैं। बट जो ट्राइबल्स हैं अभी भी वो अपने नेचर के काफी करीब है, और उनका जो नॉलेज है वो जनरेशन बाय जनरेशन चलता आ रहा है। जैसे कि अंडमान निकोबार के जो ट्राइब्स होते हैं उनको पता था कि सुनामी से कैसे बचना है, वो वॉल ऑफ सी के बारे में जानते थे। तो ये से जो कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटीज हैं वो हमें भी काफी हेल्प कर सकती हैं। तो इनके जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम कहाँ मिलेगी? उनके सॉन्ग्स में मिलेगी, उनके स्टोरीज में मिलेगी। जबकि हमारी जो मेन स्ट्रीम नॉलेज कहाँ मिलती है? बुक्स में, रिकॉर्डिंग्स में। और इनके जो ट्राइबल नॉलेज सिस्टम होता है वो पूरी कम्युनिटी के लिए लर्निंग साबित होता है, क्योंकि वो सारी कम्युनिटी को एक साथ दी जाती है कि कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है। हमारे यहाँ पे आपको और ज्यादा अच्छा नॉलेज चाहिए तो आप कॉलेज जाइए, और अच्छा चाहिए तो आप रिसर्च करिए, ठीक है, या फिर पेटेंट करा दिया जाता है। बट वहां पे इक्विटी देखने को मिलती है ट्राइबल नॉलेज में। तो जो ट्राइबल नॉलेज होता है वो नॉन एक्सक्लूसिवरी होता है और मार्क बाय इक्विटी होता है। तो ये जो पॉइंट्स है आप मेंस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के ऊपर यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछ रखा है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन को लेकर है। क्यों न्यूज में है? दरअसल रिसर्चर्स एक ऐसी यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन बना रहे हैं जो इन्फ्लुएंजा के जितने भी 20 नॉन स्ट्रेन्स हैं उन सबको वो काउंटर कर सके। तो अगर हम इन्फ्लुएंजा के देखें तो 20 जो सब ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे वायरसेस होते हैं। तो क्या करना पड़ता है कि अभी जो करंट वैक्सीन है वो हर सब ग्रुप को अलग से टारगेट करती है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि हर साल उससे जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है वो अपडेट होनी पड़ती है हर साल। बट अब हम ऐसी यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन बना रहे हैं जो एक बेस लाइन लेवल की इम्यून मेमोरी देगी। उससे होगा क्या कि हमारे सेल्स को एक मेमोरी होगी कि इस टाइप के जो ट्रेट्स होते हैं पर्टिकुलर वायरस के, तो वो हमारे सेल्स को एक्टिव कर देगी और काउंटर करने के लिए हेल्प करेगी। तो हमारे सेल्स के द्वारा एक इम्यूनिटी जनरेट होगी ताकि उस स्ट्रेन से लड़ा जा सके और कम डिजीज देखने को मिलेगा और कम डेथ होगी। मतलब अब बार बार आप हर ग्रुप के अलग अलग वैक्सीन लगाने से अच्छा है एक यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन रहे, ताकि उसमें एक बेस लाइन लेवल की एक इम्यून मेमोरी रहे जो पहचान ले कि ये उसी कैटेगरी का एक वायरस है
मतलब आप अभी एक पर्टिकुलर ग्रुप को वायरस को काउंटर करते थे, अब इस वैक्सीन के जरिए क्या होगा कि इस इन्फ्लुएंजा के जितने भी ट्रेड्स होंगे, जितने भी नॉन वेरिएंट्स होंगे, उन सबकी मिलाकर एक बेसलाइन मेमोरी बना दी जाएगी। पर अभी ये जो यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन है, वो अभी सिर्फ एनिमल्स में टेस्ट की गई है, पर अभी इसमें ह्यूमंस की टेस्टिंग बाकी है। और ये जो टेक्नोलॉजी होगी यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन की, वो एमआरएनए टेक्नोलॉजी के बेस होगी। जैसे आपको पता है कि यूएसए में फाइजर मॉडर्ना जो वैक्सीन आई थी कोविड की, वो किस पे बेस्ड थी? एमआरएनए टेक्नोलॉजी के बेस पे। तो उसी तरह ये भी जो यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन होगी, वो एमआरएनए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी। तो इस टाइप से अगर हमारी टेक्नोलॉजी बना लेते हैं यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन की, तो उससे जितने भी कोरोना वायरस रिलेटेड है, राइनो वायरस से रिलेटेड जो भी अगले जो वायरस होंगे, तो उनको काउंटर करने में इजी होगा, क्योंकि हम सीख गए हैं कि अगर इस पर्टिकुलर फैमिली से कोई वायरस ओरिजिनेट होता है, तो हमें एक ही वैक्सीन से सारा जो थे उस वायरस को काउंटर करने में इजी रहेगा। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ये 2020 में पूछा था। पहला स्टेटमेंट है इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट। सेकंड है देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें, तो हो सकता है थोड़ा एक्सट्रीम लगे। आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक नेशनल पार्क है, 2 डिस्ट्रिक्ट में कैसे आ सकता है? बट ये सही बात है। ये जैसलमेर और बाड़मेर, राजस्थान की 2 डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे ज्यादा बिलोंग करते हैं। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। इसके बाद अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को देखें, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। तो अगर आप नेशनल पार्क के बारे में जानते हो, तो उसमें कुछ एक्टिविटीज हैं जो अलाउड नहीं है, और उसका जो कुछ कोर एरिया होता है वहां पे हैबिटेशन अलाउड नहीं है। बट उसका जो पेरिफेरल एरिया होता है, बफर एरिया होता है, वहां पे ह्यूमन हैबिटेशन अलाउड है। तो ये बोल देना कि कोई नो ह्यूमन हैबिटेशन, तो ये अपने आप में एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है। तो आप इसको ऐसे भी क्रॉस कर सकते थे कि ये गलती होगा। इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सही है। क्योंकि अभी हमने फर्स्ट न्यूज जो हमने पढ़ी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, हमने देखा कि इनका हैबिटेट कहाँ होता है? डेजर्ट इलाके में होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर क्या हो गया? 1 एंड 3 सी। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने से हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ ही हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन किया जा रहा है, जिसमें आपको 2 डेडिकेटेड मेंटर्स मिलेंगे। एक लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी आपके लिए रन किया जा रहा है, जिसमें आपसे लाइव आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, और उसके साथ में आपको डिटेल से डिस्कशन किया जाएगा। करंट अफेयर एनालिसिस का प्रोग्राम समाचार वाणी हम रन कर रहे हैं। इसके अलावा फिलोसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी के ऑप्शनल क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।